देखिए अपन अवकलन जान चुके थे और ग्राफों की भी अपन ने चर्चाएं इसमें कर ली थी कि गति संबंधी जो वक्र है उनसे क्या रिजल्ट आ रहा है, ग्राफ किस तरह से आता है और वो ग्राफ क्या बता रहा है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें जानेंगे जो कि इसी चैप्टर में काम आएगा, समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बाद अपन पढ़ेंगे गति के समीकरण, जो कि लास्ट टॉपिक के रूप में अपनी बुक में दिया हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन अब जान लेते हैं समाकलन। भाई समाकलन है क्या? कुल टोटल मान को बताने वाला है, या यूं कह सकते हैं अवकलन का प्रतिलोम होता है समाकलन। जो अवकलन है उसका जस्ट क्या है, व्युत्क्रम है, उसका रेसिप्रोकल है। तो आप इसमें एक ही लाइन ये कह सकते हो कि समाकलन के लिए अपन यूं कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन का क्या है, प्रतिलोम है। समाकलन अवकलन का प्रतिलोम है। यहां पर भी वही फॉर्मूले अपन समाकलन के चर्चाओं में रखेंगे, या उन्हीं फॉर्मूलों का अपन जिक्र करेंगे जो इस अध्याय में काम आ रहे हैं। साइन कोस वाले हैं, यानी त्रिकोणमितीय फलन के हैं, लोग के हैं, चरघातांक के, जो जहां काम आएंगे फिर वहीं उसी फॉर्मूले की अपन बात करेंगे। तो देखो समाकलन अवकलन का क्या है, प्रतिलोम। यानी ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि समाकलन अवकलन का क्या है, प्रतिलोम है। अब इसके अपन फॉर्मूलों की बात करें, देखें इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, ये आपको विशेष याद रखना। फिजिक्स में सबसे अधिक काम आने वाला फॉर्मूला यही है। अब ये फॉर्मूला क्या और कैसे है वो देखिए। समाकलन, ये समाकलन का निशान है या साइन है उसका, x की पावर n dx हो। तो देखिए इसका हल कैसे करते हैं, यहाँ कोई सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, यानी कि इसे अनिश्चित समाकलन अपन कहेंगे। जब भी अनिश्चित समाकलन होता है तो प्लस c कर देंगे। c यहाँ पर है समाकलन नियतांक। तो देखिएगा इसके अंदर इसका हल कैसे किया जाता है। जो यहाँ पर n है, जो यहाँ पर क्या है, n है, कोई भी संख्या हो सकती है n इजिकल टू, लेकिन ध्यान रहे n इजिकल टू -1 नहीं है। अब यहाँ पावर n है तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, इसका हल की पावर के अंदर n 1 कर देंगे, यानी n+1 हो गया, और अपॉन में भी n+1 लिख दिया जाएगा, और साथ में प्लस कर दिया जाएगा समाकलन नियतांक। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर n इज नॉट इक्वल -1, यानी n की वैल्यू -1 संभव नहीं होगी। बस ये एक फॉर्मूला तो यह है जो आपके सबसे अधिक काम आएगा। अब इसको अपन एग्जाम्पल देखें सिंपल से। जैसे कि अगर समाकलन x से dx दिया हुआ है तो इसका हल क्या होगा वो देखिएगा। यहाँ कितनी पावर है x के ऊपर, कुछ नहीं है, तो पावर 1 तो है ही। तो इसे मैं कह सकता हूँ x की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 प्लस c आ गया ये समाकलन नियतांक। तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस c आ गया। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, छोटे छोटे से हैं। अगर ये समाकलन में इस तरह से दिया हुआ है dx है, तो देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। यहाँ इसका मतलब ये 1 dx हो गया। भाई 1 dx का मतलब क्या है, x की पावर 0 dx भी कह सकते हो। किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी कि इसे मैं इस तरह से सोल्व कर सकता हूँ। अब देखिएगा तो x की पावर 0+1 अपॉन में 0+1, अर्थात ये क्या आ गया है, x आ गया है। यहाँ प्लस c लिखना ना भूलें, x प्लस c ये अपने पास आ गया है। तो ध्यान रहे समाकलन dx का हल क्या होगा, x प्लस c। अगर उसमें लिमिट नहीं है, या मैं यूँ कह सकता हूँ अनिश्चित समाकलन है, तो अपन प्लस c और करते चल जाएंगे। फिर देखिएगा यहाँ अपन ने पहला फॉर्मूला अपन ने जान लिया है। इसके अपन ने एग्जाम्पल, और चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जो अपने फिजिक्स में काम आते हैं। जैसे अगर यो इस तरह से दिया हुआ है 1 अपॉन में x² dx है, तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। इसको ऊपर लेके आएंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर x की पावर -2 dx हो गया। अगर x की पावर ये -2 है तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, -2+1 अपॉन में -2+1 और फिर यहाँ प्लस c हो जाएगा। तो x की पावर -1 और ये -1,
तो इसे लिखा जा सकता है -1 में x प्लस सी। इनको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने फिजिक्स के अंदर क्या होंगे, यूज़ होंगे। अगर नेक्स्ट अपन देखें इसी पर, अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x dx है, अगर इसे सोल्व कराया जाए तो देखिए यहाँ पावर x की कितनी होगी भाई, हाफ हो गई, क्योंकि रूट का मीन्स पावर हाफ ही होता है। अगर ऐसा है तो अब देखिएगा फिर इसमें आगे इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 और ये प्लस सी, तो ये हो गई है x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ये अपन ने कुछ एग्जाम्पल सिंपल देख लिए। तो पहला फॉर्मूला अपन ने समाकलन का ये देख लिया है। अब देखिएगा बाकी के और फॉर्मूले में इधर लिख देता हूँ, केवल फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं आपको। सेकंड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये विशेष आपको ये आपको विशेष ध्यान रखना था। सेकंड, अगर इंटीग्रेशन 1 में x dx है, इंटीग्रेशन 1 में x dx है, तो इसका जो हल है, जो इसका सॉल्यूशन के रूप में अपन लिखते हैं 1 में x dx। देखो इसीलिए मैंने क्या कहा, n इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू यहां पर कभी भी -1 संभव नहीं है, क्योंकि इसका हल ये होता है log ex, और ये समाकलन नियतांक क्या लगा दिया मैंने, c लगा दिया है। तीसरा फॉर्मूला, अगर c ये कोई नियतांक है, c यहाँ पर क्या है, कोई नियतांक है, और x की पावर n ये dx है, तो इसको हल अपन कैसे करते हैं, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसे, चलो यहाँ लिख देते हैं। c कांस्टेंट को तो आप पहले बाहर कर दीजिए भाई, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, और जो फलन है अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो वही सिंपल फर्स्ट जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग n+1 अपॉन में n+1, और यहाँ प्लस नियतांकों में क्या नाम दे दूंगा, c डैश, क्योंकि c पहले से एक अपने पास नियतांक है, तो इसलिए समाकलन नियतांक को मैं अब जो यहाँ लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ c डैश से। तो देखिए यहाँ अपने पास मैंने इसके मात्र 3 फॉर्मूले लिखे। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, समाकलन sin x dx, cos x, tan के रूप में भी है, लेकिन अपन वही लिख रहे हैं जो इस चैप्टर का हिस्सा बन सकते हैं, और उन्हीं की अपन बातें कर रहे हैं। अब देखिएगा ये अपन ने पॉइंट अपने पूरा कर लिया। ध्यान रखना, अवकलन समाकलन आपकी बुक में इसी चैप्टर में दिया हुआ है, चैप्टर जहां एंड हो रहा है उसके बाद परिशिष्ट के नाम से दिया हुआ है, तो वहां जो परिशिष्ट के नाम से है वहां अपने दिया हुआ है। अब अपन इसमें ये चीजें अपन ने जान ली है, फिर इसके बाद अगर ये कहा जाए कि निश्चित समाकलन कौन सा है तो वो और अपन सीखते हैं। और देखो भाई समाकलन के जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो अपने लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फिजिक्स में। अब अपन जानेंगे इसके अंदर निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन यूं कह सकते हैं वह समाकलन जिसकी सीमाएं ज्ञात हो, वह समाकलन जिसकी सीमाएं ज्ञात हो। इसके लिए अपन ये भी कह सकते हैं कि इसमें समाकलन नियतांक नहीं जोड़ा जाता है। जब भी लिमिट वाला होगा यानी कि निश्चित समाकलन होगा तो उसके अंदर कहीं पर भी अपन समाकलन नियतांक को नहीं जोड़ेंगे। तो आप इसमें कह सकते हैं इसमें समाकलन नियतांक नहीं जोड़ा जाता है। इसमें समाकलन नियतांक नहीं जोड़ा जाता है।
ये लीजिए, इसमें समाकलन नियतांक को नहीं अपन ऐड करते हैं। अब देखें इसको अपन इसका फॉर्मूले के रूप में कैसे लें। मैं एक ही बता रहा हूँ, जैसे कि लिमिट है a से लेकर के b तक x की पावर n dx है, तो इसे उसी तरीके से अपन हल करेंगे और इसकी लिमिट पुट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ x की पावर n है, तो इसे कैसा लिखा जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। लिमिट लगाइए a से लेकर के b तक, ये लोअर लिमिट कहलाएगी, ये अपर लिमिट होगी। फिर ये जो आंकिक संख्या बन जाएगी इसे आप बाहर कीजिएगा n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, लिमिट a से लेकर के b तक। अब आप लिमिट पुट कीजिए उस x के स्थान पर, यानी कि ये प्लस में आती है और ये किस में आती है, माइनस में। तो ये हो जाएगा b की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1। ये एक फॉर्मूला बन गया है आपके पास, ये लीजिए। अब इसके अपन एग्जाम्पल लेके देखें, देखो, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन आपके लिए हो सके। जैसे ये कहा जाए कि 1 to 2 लिमिट है और इस तरह से दिया हुआ है 4x की पावर 3 dx। अब इसे मुझे सोल्व करना है। तो देखो भाई 4 तो आंकिक संख्या है, इसको तो आप पहले बाहर फेंक दीजिए, और 1 to 2 है, x की पावर 3 dx हो गई। अब इसमें देखो जब निश्चित समाकलन होता है तो कहीं पर भी अपने समाकलन नियतांक प्लस नहीं किया है, अनिश्चित होने पर ही अपन क्या करते हैं, समाकलन नियतांक को उसके अंदर जोड़ते हैं। तो अब देखिए ये 4 हो गया, यहाँ हो जाएगी x की पावर 4 अपॉन में 4, क्योंकि 3 प्लस 1 हो गया ना भाई, n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 4, और अपॉन में भी n प्लस 1 यानी कि 4। लिमिट 1 to 2 है। अब देखिए भाई 4 से तो 4 कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया x की पावर 4, लिमिट 1 से लेकर के 2 तक। अब यहाँ लिमिट कहाँ है, इसके स्थान पर, यानी कि 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 कितनी होगी, देखो 2 4 2 8 16, यानी कि ये हो गई है 16, और ये 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया है 15। इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एक एग्जाम्पल और आप देख लें। अगर आपके इस तरह से दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दे दें कि 0 से लेकर के 2 तक, और इस तरह से दे दिया जाए x प्लस 2x स्क्वायर ये लो dx, इसे आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, या तो एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं, टुकड़े भी कर लीजिए। 0 से 2 x dx प्लस 0 से 2 लिमिट के रूप में 2x स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ कितनी है, पावर 1 है, यानी कि x स्क्वायर बाई 2। ये लो, लिमिट लीजिए 0 से लेकर के 2 तक, प्लस यहाँ 2 को तो आप बाहर कर ही देंगे, और इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का x की पावर 3 अपॉन में 3, 0 से और 2 तक। अब मैं इसे फिर आगे सोल्व कर रहा हूँ, देखो चलो यहीं कर देते हैं। यहाँ अगर अपन इसे सोल्व करते हैं तो देखिए 1/2, लिमिट लगाइए आप x के स्थान पर 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस 2/3, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 0 की पावर 3। अब देखिए क्या सॉल्यूशन आता है इसका, 1/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 0 4, प्लस 2/3, फिर यहाँ देखो 2/3, तो 2 की पावर कितनी है 3, यानी कि 8। ये लो, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई है 2 से, ये हो गई है 2 प्लस 16 अपॉन में 3। ये लो, अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए 3, तो 3 अगर एलसीएम अपन लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16, यानी कि 19 अपॉन में 3। ये इसका आंसर आ गया।
यहां अपन ने ये समाकलन का ये पॉइंट अपन ने समझ लिया है। अब अपन जानेंगे समाकलन के अनुप्रयोग क्या है, कहाँ अपन फिजिक्स में इसका यूज़ कर रहे हैं। मैंने देखो सिंपल फॉर्मूले ही बताए हैं ताकि अपना इसमें लेंथ ना बढ़े अपनी, इसलिए और फॉर्मूलों की अभी मैंने जिक्र किया नहीं है। और जहां जिस जिस फॉर्मूले का उपयोग होता जाएगा वहां उस फॉर्मूले को अपन समझते चले जाएंगे साथ साथ ही, इसलिए कोई विशेष समस्या है नहीं। आप इसमें जितने एग्जाम्पल हल करके देखेंगे उतना आपका अच्छा अभ्यास होगा। फिजिक्स में काफ़ी अधिक डेरिवेशन जो है अवकलन और समाकलन के आधार पर सोल्व होंगी। देखिए अब अपन जान लेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो पहला जो अनुप्रयोग है, मैं अनुप्रयोग भी इसके वही बता रहा हूं आपको जो कि अपने इस चैप्टर में काम आ रहे हैं। ध्यान रखना, अनुप्रयोग तो और भी हैं, जैसे अवकलन का मैक्सिमम मिनिमम वाला भी था, लेकिन मैंने वहां जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि जहां आवश्यकता होगी वहां अपन बात करेंगे। जैसे वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर है, वहां मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम काफ़ी अच्छी यूज होगी, वहीं पर मुख्य रूप से उसका यूज होगा, तो वहीं अपन उसका जिक्र करेंगे, उसी समय समझ लेंगे उसके साथ साथ ही। तो देखो समाकलन के अनुप्रयोग में पहला जो अनुप्रयोग है इसका वो है अवकलन की विपरीत क्रिया के रूप में। यूं आप कह सकते हो अवकलन की विपरीत क्रिया के रूप में। तो देखो भाई अवकलन की विपरीत क्रिया के रूप में कैसे यूज होता है, तो देखिए गौर कीजिएगा। अगर आपको विस्थापन दिया हुआ है और अगर आपने इसका टी के सापेक्ष क्या कर दिया है, अवकलन कर दिया है, तो टी के सापेक्ष जैसे ही आप इसका अवकलन करते हैं तो ये विस्थापन बदल जाता है किसके अंदर, वेग के अंदर। और अगर वेग का टी के सापेक्ष अवकलन आप कर देते हैं फिर से, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई, तो ये किस में बदल जाता है, त्वरण में। अब आप इसका उल्टा कर दीजिए, अगर आपने त्वरण का समाकलन कर दिया है, त्वरण का क्या कर रहे हैं आप, समाकलन, तो ये किस में बदल जाएगा, वेग में। और अगर वेग वाले पद का आपने समाकलन कर दिया है तो ये बदल जाता है किसमें, विस्थापन में। यानी कि कितना सिंपल टॉपिक है कि अपन विस्थापन से वेग प्राप्त कर सकते हैं अवकलन करके, और वेग का अवकलन करके अपन त्वरण प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास त्वरण है तो त्वरण का एक बार समाकलन करके आप वेग प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा समाकलन करके अपन विस्थापन प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके अपन गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे, और यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था, यही अपन को इसमें जानना था। इसीलिए अपन ने इस पॉइंट को पढ़ा है कि अपन किस तरह से, देखो गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति ग्राफी विधि से जो अपन करेंगे उसमें भी इसका उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा वो समाकलन के रूप में दर्शाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं समाकलन ही क्षेत्रफल को दर्शाता है, जिसको कि अपन अभी नेक्स्ट जो अनुप्रयोग है उसमें अपन जानेंगे। तो पहला अनुप्रयोग अपन ने जान लिया अवकलन की विपरीत क्रिया के रूप में, जिसको कि अपन अप्लाई करेंगे जब गति के समीकरण अपन व्युत्पन्न करेंगे वहां। नंबर सेकेंड, मैं दूसरी अगर बात कर रहा हूं क्षेत्रफल ज्ञात करने के रूप में, क्षेत्रफल तो देखिए नंबर सेकेंड अपन अनुप्रयोग ले रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के रूप में। देखिए भाई क्षेत्रफल ज्ञात करने के रूप में कैसे, जैसे मैं इस तरह से ले लूँ, यहाँ तो एक्स एक्सिस हो गई और यहाँ क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। भाई यहाँ पर तो अपन y को ले रहे हैं, जहाँ इधर आप x को ले लीजिए। मान लिया इनके अंदर ग्राफ इस तरह से यूँ आया है। अगर इस तरह से वक्र अपने पास आ रहा है तो देखिए यहाँ पर ये तो है भाई x1 हो गया,
और यहाँ इस लास्ट कोने पर क्या है, ये x2 है। यानी कि मुझे तो x1 से x2 के बीच में इस भाग का इतने भाग का क्या करना है, मुझे क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा भाग ले लो। तो बस यही चीज़ आपको सीखने की है कि फिजिक्स में अपन क्या करेंगे, एक अल्प भाग लेकर के और उसको अवकलन के रूप में जब अपन दर्शा देते हैं और फिर उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। समाकलन करके भी यहाँ से यहाँ तक की उसकी लिमिट है। अब देखिए x1 यहाँ पॉइंट पर, यहाँ पर क्या है, x2 है, और ये वह जो हिस्सा है इसको मैंने ले लिया है dx ले लिया है। अब आप देखें भाई, क्षेत्रफल, इस हिस्से के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, पहले केवल मैं इस अल्प भाग के क्षेत्रफल की बात करूंगा, तो अल्प भाग का जो क्षेत्रफल है वो होगा जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई लेते हैं अपन। तो यहां अपने पास अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, y, ये लंबाई तो इसकी y होगी, और चौड़ाई क्या है इसकी, dx है। यानी इसका अल्प जो क्षेत्रफल होगा dA, ये y dx हो गया। और अगर पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, तो देखो इसका समाकलन कर दीजिए, ये लो x1 से x2 तक y dx। ये आपके पास एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पद अपने पास आ गया। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, यानी कि अपन यो कह सकते हैं इसको, सो वापस लिख देते हैं। देखो फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। मैंने क्या किया, इस पूरे भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, एक हिस्सा सा अल्पांश ले लिया जिसकी मोटाई क्या है, dx है। अब इस भाग का क्षेत्रफल देखो तो ये तो इतना हिस्सा तो इसका dx हो गया, और ये इसका क्या है, y है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ भाई, इस अल्प भाग का dA = y dx हो गया भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई जैसी इसकी आकृति है। और संपूर्ण भाग की अगर बात करूं तो संपूर्ण भाग कहां से कहां तक आ रहा है, x1 से x2 तक। यानी कि टोटल जो एरिया A है, A फिर मैं इसका समाकलन कर दूंगा x1 से x2 तक, और ये हो गया है y dx। इसका मतलब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आया कि अगर मैं इसमें देखता हूं तो यानी कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल आया है, y एक्स वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया। यहाँ तो y है और यहाँ क्या है, x है। तो यूँ कह दीजिए y एक्स अक्ष द्वारा, सॉरी y एक्स वक्र द्वारा, y एक्स वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, ये हो गया। यानी ये जो समाकलन के रूप में ऐसे जो आ जाए, इस तरह से अगर अपन ने समाकलन के रूप में अगर इसे ले लिया है, तो ये किसको बताता है, y एक्स वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को, उसको घिरे हुए क्षेत्रफल को शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन इसमें देखें, जो कि अपनी बुक का ही है, और उसको आपको याद ही रखना भैया, इन दोनों पॉइंटों को। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी फिजिक्स में यही तो कॉन्सेप्ट अपने काम आएंगे बार बार, समाकलन और अवकलन के जो अनुप्रयोग हैं। तो पहला अपन ये जान लिया, दूसरा अपन ये जान ही लिया, दोनों को अपन ने जान लिया। क्यों, अपन इसकी लैंग्वेज ज़्यादा लिख नहीं रहे, क्योंकि तो मैथमेटिकली पार्ट है, आवश्यकता है नहीं इस चीज़ की। ये तो आएगा नहीं, भाई समाकलन के दो अनुप्रयोग समझाइए, केवल अपन को इसको अप्लाई करना सीखना है। अब देखिएगा, जैसे कि अगर बात करूं कि मैं क्या जानता हूं, जैसे त्वरण है, तो देखिए भाई त्वरण का फॉर्मूला क्या लिया जाता है, याद कीजिए A = dv/dt पड़ा है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूं, dv = a dt हो गया कि नहीं हो गया। अब मुझे अगर v निकालना है, मैं जानता हूं कि समाकलन dx है, तो उसका हल क्या था, x था। तो dv का हल क्या हो जाएगा, अगर इसका अगर मैं इस वाले पद का अगर मैं समाकलन करता हूं तो यानी v = ये हो जाएगा समाकलन a dt। तो बताइए क्या बन गया है, a और t का से घिरा क्षेत्रफल हो गया, यानी AT वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, AT वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। मैं यूं कह सकता हूं, अगर त्वरण और समय में ग्राफ खींचा गया हो
त्वरण और समय में ग्राफ खींचा गया हो तो उस वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो वेग को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? वेग को। इसी प्रकार वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो विस्थापन को दर्शाएगा। तो अब इन्हें आप अच्छे से कंठस्थ याद रख लें कि अगर विस्थापन समय में ग्राफ खींचा गया है तो उसकी जो प्रवणता होगी वो वेग को दर्शाएगी। वेग और समय में ग्राफ खींचा गया हो तो उसकी जो प्रवणता है यानी अवकलन रूप है, प्रवणता है dy अपॉन में dx, तो जो प्रवणता है वेग और समय ग्राफ की वो त्वरण को दर्शाएगी। फिर इसका उल्टा कर लें, त्वरण और समय में खींचे गए वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो दर्शाएगा वेग को। वेग और समय के वक्र का जो क्षेत्रफल होगा वो दर्शाएगा विस्थापन को। यहां अपन ने ये चीजें प्रूफ कर ली हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल और देख लो। जैसे वेग है, v इजिकल टू क्या होता है? ds अपॉन में dt। s को, विस्थापन को भी मैं s से ले रहा हूं, x से भी ले सकते हैं आप। तो अब आप देखिए ds इजिकल टू क्या बन गया है? v dt। अब मुझे s निकालना है तो ये लो समाकलन कर दीजिए v dt, यानी क्या मतलब निकला? और ये v dt और यहाँ देखो yx, यानी y अक्ष पर तो वेग आ गया और x अक्ष पर क्या आ गया? t आ गया। अर्थात vt वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल हो गया। ये vt वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, vt वक्र द्वारा क्या आ गया है? ये परिबद्ध क्षेत्रफल आ गया है। यहां अपन ने समाकलन का कॉन्सेप्ट अपन ने यहां अपना क्लियर कर लिया है। तो देखिए आपने ये जो पॉइंट है ये अब अपने आप इसको एक बार नोट कर लीजिए ऐसे कैसे, ताकि आपको ध्यान रह जाए। यानी कि समाकलन से अपन क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी इसका उपयोग कर रहे हैं और अवकलन की विपरीत क्रिया के रूप में भी इसे क्या कर रहे हैं? अपन प्रयुक्त कर रहे हैं। यहां अपन ने ये समाकलन का देख लिया है। अब देखिएगा इसी में एक पॉइंट, थोड़ा सा अपन इन पॉइंटों को लिख लें जो कि अब अपने लिए काम आएंगे। मैंने देखो यहां पर वही लिया है जो इस चैप्टर में काम आ रहा है। त्वरण समय वक्र आ गया, वेग समय वक्र आ गया, और भी अन्य जो चैप्टर हैं उनमें भी वक्र आएंगे काफी सारे, परंतु उनकी बातें अपन वहीं करेंगे। अब देखिए भाई, जो अपने पास आए हैं इनको अब आप नोट लगा के अपने पास लिख लें। अवकलन समाकलन से नंबर फर्स्ट, पहला देखो, विस्थापन समय, विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको दर्शा रही थी? वेग को। ये आपको याद ही रखना है भाई। वैसे तो अपन ने प्रूफ कर लिया है, लेकिन ये फिर भी आपको ये याद ही रखना है, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होगा तो आप अगला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं गति के समीकरण, वो समझना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को शो करती है और वेग समय वक्र की ढाल ये दर्शाती है त्वरण को। नंबर 3, फिर अपन बात करें इसका उल्टा, त्वरण समय, क्या कहा मैंने? त्वरण समय वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। परिबद्ध क्षेत्रफल ये रिप्रेजेंट करता है किसको? वेग को। देख लो उल्टा होता जा रहा है। चौथा, वेग समय वक्र द्वारा
परिबद्ध क्षेत्रफल। वेग समय वक्र द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल होगा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? विस्थापन को। ये लीजिए, ये 4 पॉइंट है जो कि आपको स्पेशली ही याद ही रखने हैं। एज ए कॉन्सेप्ट अपने पास ये बन गए हैं ये चारों गति संबंधी। यह इन चारों को आपको स्पेशली याद रखना है कि कौन सा किसको दर्शाता है। अब अपन बात करेंगे इसमें एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी समीकरण, यानी यूं कह सकते हैं गति के समीकरणों को अब अपन क्या करने जा रहे हैं? व्युत्पन्न करने जा रहे हैं।